एवरीवन। बच्चों, चैप्टर 3 जर्नल के हमने सॉल्व एज वेल एज अनसॉल्व सारे इलस्ट्रेशंस बहुत डिटेल में देख लिए हैं। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं और अभी कोई भी डाउट नहीं बचा है आपके पास। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं पेज नंबर 81 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, जहां पे चैप्टर 3 जर्नल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है बच्चों। यस, यू हर्ड इट राइट। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज देखेंगे। बहुत बार मैं ये देखती हूँ दैट अकाउंटेंसी में बच्चे ऑब्जेक्टिव टाइप को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट ऐसे मत करिए बच्चों, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी आस्क्ड, ओके। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है तो तुरंत आपका 1 मार्क कट जाता है। इमेजिन करिए दैट आपके एग्जाम में 10 या 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको ठीक से नहीं आए तो दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कोरिंग 100% मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव वो आपकी चली जाती है। बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ऐसे है बच्चों दैट कम टाइम में आपको उतरे 10 या 20 मार्क्स मिल सकते हैं। सो प्लीज एंश्योर दैट यू गिव इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिव टाइप एज वेल। इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आई हूं जहां पे सारे एक्सरसाइजेस हम टेक्स्ट बुक में से सॉल्व करेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग। यू जस्ट नीड टू बी वेरी वेरी अटेंटिव, ओके। एंड अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया तो जर्नल से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव आप थरो हो जाएंगे एंड देन यू विल हैव नो डाउट इन योर एग्जाम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए पेज नंबर 81 पे एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1A, आंसर इन 1 सेंटेंस। मतलब ये जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस सेक्शन में आपको 1 सेंटेंस में इसका जवाब देना है। एंड इमेजिन 1 सेंटेंस यू राइट, यू विल गेट 1 मार्क, ओके। तो फटाफट आपको मार्क्स मिल जाते हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वन, व्हाट इज जर्नल, ओके, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन किस तरह से आपको आंसर करना है मैं लेके आई हूं आपके लिए। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर एग्जाम। पहले तो आपको प्रॉपर्ली लिखना है दैट ये क्वेश्चन नंबर 1A है और उसका फर्स्ट आंसर आप लिख रहे हो, तो देन यू विल राइट पॉइंट 1 एंड नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन कि जर्नल क्या है। तो जर्नल क्या है? इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। तो आपको पहले ऐसे लिखना है, द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जोर व्हिच मींस अ डे। जर्नल रिफर्स टू द बुक ऑफ डेली रिकॉर्ड wherein all types of transactions related to the business are recorded systematically in a chronological order। देखिए किस तरह से आपने लिखना है, कौन से ट्रांजैक्शंस, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकली जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम जर्नल कहते हैं। और जर्नल को क्या दूसरा नाम है? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइम एंट्री। बस इतना लिख दिया, 1 मार्क मिल गया, है ना। तो इस तरह से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, गेटिंग इट? ओके, चलो आगे। व्हाट इज नरेशन? अभी नरेशन क्या है बताइए मुझे। नरेशन क्या होता है? इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द जर्नल एंट्री। जो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं उसका ब्रीफ में हम जो एक्सप्लेनेशन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज जीएसटी? अभी जीएसटी क्या है बताइए मुझे। पहले तो आप उसका फुल फॉर्म बोलेंगे दैट जीएसटी इज व्हाट। देखिए इस तरह, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स which is based on the concept of one nation, one tax, one market। देखिए अगर आपको आंसर इन 1 सेंटेंस नहीं होता तो आप और लिखते थे दैट पहले अलग अलग तरह के टैक्सेस थे, एक्साइज था, कस्टम था, वैट था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये सारे टैक्सेस को एक हेड के अंडर लेके आए हैं जिसे हम जीएसटी कहते हैं, राइट। बट आपको ये आंसर इन 1 सेंटेंस है, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप बस इतना लिखना है कि फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का, एंड इट कम्स अंडर 1 नेशन, 1 टैक्स, 1 मार्केट। हो गया, 1 मार्क मिल गया। चलो आगे। In which year GST was imposed by the central government of India? तो ये आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंपोज किया गया इंडिया में, ठीक है। आगे, What is meant by simple entry? अभी सिंपल एंट्री क्या होती है हमने शुरुआत में सीखी थी बच्चों। सिंपल एंट्री मतलब जहां पे only 2 accounts are affected, one account will be debited and the other will be credited with the same amount, तो हम ऐसे एंट्री को बोलते हैं दिस इज अ
सिंपल एंट्री। तो अगर कुछ सिंपल है इसका मतलब देयर हैज टू बी अ कंबाइंड और अ कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड भी बोलते हैं या कंबाइंड बोलते हैं। तो कंबाइंड मतलब क्या, जहां पे टू और मोर देन टू अकाउंट्स, मतलब 3-4 अकाउंट्स जहां पे अफेक्ट होते हैं, ऐसी एंट्री को हम कंबाइंड एंट्री कहते हैं। तो जाहिर है वहां पे मोर देन वन अकाउंट विल बी डेबिटेड और मोर देन वन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, और बोथ, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा या 2-3 अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, 2-3 अकाउंट्स डेबिट होंगे, एक अकाउंट क्रेडिट होगा, या फिर 2 अकाउंट डेबिट 2 अकाउंट क्रेडिट, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे तो जहां पे 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं कंबाइंड या फिर कंपाउंड एंट्री। ठीक है, आगे, विच अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन रेंट इज पेड बाय डेबिट कार्ड। अब याद करिए बेसिक्स, रेंट क्या है, इट इज माई एक्सपेंस। तो जैसे भी मैं पे कर रही हूं दैट डजंट मैटर, आई एम ऑलवेज गोइंग टू डेबिट माय रेंट अकाउंट, करेक्ट। आगे, विच डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी याद करिए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वाला लेक्चर, अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, मैं सारे लिंक्स दे रही हूँ बच्चों, डिस्क्रिप्शन में है और चैप्टर वाइज भी है, तो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे लेक्चर्स। कहीं पे भी कोई भी डाउट है, गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, उस लेक्चर का उतना पार्ट देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है मेरी। और प्लीज रिमेंबर, आपका 11th स्टैंडर्ड का जो अकाउंट्स है बच्चों, जर्नल स्पेशली, इट इज योर बेस, ओके, आपकी पूरे अकाउंटिंग जर्नी का बेस है ये, तो सब कुछ थरा होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके पास। अगर डाउट है, गो थ्रू द लेक्चर्स, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर। लेकिन जरूर आपके डाउट्स क्लियर करिए बच्चों। आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट थरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। दैट इज द रीजन आई एम एंश्योरिंग, आई एम टेकिंग दिस एफर्ट कि एक्सरसाइज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ताकि अगर कोई भी डाउट होगा आपके लिए तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट हम नहीं रिकॉर्ड करते, याद करिए, उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कैश डिस्काउंट। ओके, आगे, इन विच ऑर्डर मंथली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। अभी हमने जर्नल की डेफिनेशन में देखा था, जो रिकॉर्डिंग होता है वो सीक्वेंस में करते हैं, डेट वाइज दे आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दे आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता है वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, अगर ऐसे आपको कभी भी सवाल आता है बच्चों, वेट फॉर अ मिनट, पास दैट जर्नल एंट्री, रफ में आप कहीं लिख लीजिए जर्नल एंट्री को, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। अब पूछा गया कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, मतलब ये सेल्स की एंट्री आपको पूछी गई है, और वो सेल्स क्या है, क्रेडिट सेल्स है। तो एंट्री क्या होगी, अगर क्रेडिट पे आपने सेल किया है तो जो कस्टमर का अकाउंट है उसे आप डेबिट कर देते हो, राइट। आपकी एंट्री हो जाएगी कस्टमर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, दिस इज माय एंट्री। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, क्वेश्चन में पूछा है विच अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब यहाँ पे मैंने कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया, सेल्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेल्स। दिस वाज अ वेरी सिंपल एंट्री, बट अगर आपको ऐसे पूछा जाएगा, कोई भी अगर डाउट है, राइट दिस जर्नल एंट्री, इट विल हार्डली टेक हाफ अ मिनट। ओके, जर्नल एंट्री लिखने के बाद इंश्योर कि पूछा क्या गया है। बहुत बार हम इतने एक्साइट हो जाते हैं, यहाँ पे पूछा गया है क्रेडिटेड और हम कौन से अकाउंट को डेबिट किया है वो आंसर लिख के आ जाते हैं, है ना। ये सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करने हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो मार्क्स है वो बहुत ही हमारे लिए इजीली मिल सकते हैं इफ वी आर अटेंटिव। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप में कभी कभी हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि आपने ये वाला लेक्चर देखा है, आपको पता है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। You have to control your excitement and read the questions carefully. Alright? तो ये हमारा पार्ट ए थरली हो गया बच्चों। Now let us move to the next question. Give one word, term or phrase for each of the following statements. अभी one word आपको बस यहाँ पे लिखना है। A book of prime entry. क्या कहते हैं हम उसे? हाँ, उसे कहते हैं हम जर्नल। नेक्स्ट, देखिए जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रही हूँ बच्चों, आई एम टिकिंग दोज क्वेश्चंस। सी यहाँ पे भी मैंने सबको टिक मार्क किया है। इस तरह की आपको आदत डालनी है, बिकॉज एग्जाम में भी यू हैव टू टिक मार्क सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी क्वेश्चन। गलती से क्या हो जाता है, हमने वन सॉल्व कर दिया, देन वी मूव ऑन टू द थर्ड वन, वी फॉरगेट। ओके, हो जाता है कभी कभी, ह्यूमन एरर है। तो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज इंसिस्ट माई स्टूडेंट्स के टिक मार्क कर दो।
ओके, टिक मार्क करोगे तो ध्यान में आ जाएगा ना कि बाबा ये जो क्वेश्चन है इसे टिक मार्क नहीं किया है, मतलब ये क्वेश्चन शायद मैं गलती से लिखना भूल गई हूं, है ना, तो ये इसीलिए टिक मार्क करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट, द टैक्स इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्या कहते हैं हम इसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री, इसे हम कहते हैं नरेशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, जर्नल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं जर्नलाइजिंग, जर्नलिंग नहीं लिखना है, ओके, जर्नलाइजिंग है ये, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रेंच वर्ड फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड, अभी हमने देखा था फ्रेंच वर्ड इज JOUR, जोर। नेक्स्ट, कंसेशन गिवन फॉर इमीडिएट पेमेंट, ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, जल्दी से पेमेंट मिलना चाहिए, इसीलिए जो कंसेशन हम देते हैं उस कंसेशन को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, आगे, एंट्री इन विच मोर देन वन अकाउंट आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, अभी हमने ऊपर देखा, ऐसे एंट्री को हम बोलते हैं कंबाइंड एंट्री या फिर कंपाउंड एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज, अगर प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ किया है बिजनेस से तो हम क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। बच्चों, ये सब हमने जो बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे ना, उस लेक्चर में बहुत सारे बेसिक टर्म्स कवर किए हैं मैंने, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई एम गिविंग द लिंक हियर, ओके, वहां पे डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, गुड्स, सेल्स, परचेज, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन एक्सट्रीम डिटेल्स, तो आप अगर वो लेक्चर देख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, जब भी हम परचेज करते हैं तो जो हम टैक्स पे करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स, रिमेंबर, इसलिए तो हम इनपुट CGST या इनपुट SGST लिखते हैं ना। सिमिलरली अगर सेल्स पे हमें कोई टैक्स मिला है तो दैट विल बी आउटपुट GST, ओके। पेज नंबर ऑफ द लेजर, पेज नंबर को क्या कहते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, फोलियो, है ना, LF लिखते हैं, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव of the from the alternatives given below and rewrite the statement, again यहाँ पे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, हम बस एक वर्ड लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, फिर मार्क भी हमें आधे मिलते हैं, व्हाई, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है ना बच्चों दैट रीराइट द स्टेटमेंट, तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ओके। एग्जाम पे आपको सिर्फ एक वर्ड लिख के नहीं आना है, यहाँ पे यू हैव बीन आस्क्ड टू रीराइट, तो पूरा स्टेटमेंट लिख के आना है। फर्स्ट वन क्या है, डैश मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द जर्नल, व्हाट इज दैट, नरेशन, तो आप लिखोगे आंसर शीट में नरेशन नहीं, सिर्फ पूरा, नरेशन मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल, इस तरह आपको लिखना है और नरेशन को अंडरलाइन कर देना, ओके, हो गया, 1 मार्क मिल गया। ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये भी पता है हमें, ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग, ऑलराइट। नेक्स्ट, एवरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्स डैश, हर जर्नल एंट्री का हम क्या करते हैं, हर जर्नल एंट्री को हम नरेशन लिखते हैं। नेक्स्ट, द डैश कॉलम ऑफ द जर्नल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, अब याद करिए जब भी हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं बच्चों, हम सारे कॉलम्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं, लेकिन एक कॉलम हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा लेजर फोलियो का कॉलम। व्हाई डोंट वी राइट इट, बिकॉज व्हेन वी आर जर्नलाइजिंग हमें तब नहीं पता ना दैट कौन से लेजर का पेज नंबर यहाँ लिखना है, जब मैं लेजर में पोस्टिंग करती हूँ दैट टाइम आई नो दैट ओके दिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट इज ऑन दिस पेज, तो वो पेज का रेफरेंस में मेरे जर्नल में दे सकती हूँ, इसीलिए व्हेन आई एम राइटिंग रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री दैट टाइम आई कांट राइट द पेज नंबर, इसीलिए ये आंसर आ जाएगा लेजर फोलियो, ओके।
नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे, ऊपर ही हमने एंट्री देखी थी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे डेबिट किसे होगा? कस्टमर को। ठीक है। नेक्स्ट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो जो वेजेस आप पे करते हो आप किसे डेबिट करोगे? याद करो, आप डेबिट करोगे मशीनरी अकाउंट को। हमने देखा है, बिकॉज अगर किसी एसेट को जब तक हम पुट टू यूज नहीं करते हैं तब तक जो भी एक्सपेंसेस हम इनकर करेंगे वो सारे विल बी डेबिटेड टू दैट रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट, द कमीशन पेड टू द एजेंट शुड बी डेबिटेड टू। कमीशन एक्सपेंस है हमारा, तो हम डेबिट करेंगे कमीशन को। ऑलराइट। नेक्स्ट, लोन टेकन फ्रॉम देना बैंक शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर मैंने लोन लिया है वो मेरी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी को हमें क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे लोन फ्रॉम देना बैंक के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री आ जाएगी देना बैंक लोन अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, गलती से देना बैंक मत टिक करके आना। देना बैंक ये हमारा बैंक अकाउंट है देना में, लेकिन अगर हमने लोन लिया है तो it has to be suffixed with a loan account. Please remember there is a difference between a normal bank account and a loan account. और वो समझने के लिए इस तरह से suffix या prefix add किया जाता है। So देना बैंक लोन अकाउंट या लोन फ्रॉम देना बैंक अकाउंट, इस तरह आपको लिखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एनिमल्स फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमने परचेज किए हैं एनिमल्स तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? ये हमने डिटेल में देखा है बच्चों, याद करो, लाइव स्टॉक अकाउंट। तो यहां पे आंसर है ए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। तो रीजन भी आपको लिखना है एग्जाम में, सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के मत आ जाना। ओके, नंबर 1, नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी एंट्री। इज दिस ट्रू? No, this is false. नरेशन क्या है? इट इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो हम जर्नल एंट्री का देते हैं, बिकॉज जब हम फ्यूचर में रिफर करेंगे तो हमें पता होना चाहिए दैट ये हमने जर्नल एंट्री क्यों पास की, राइट? तो इसीलिए नरेशन इज रिक्वायर्ड, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ जर्नल वाउचर इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल। याद करिए, जर्नल वाउचर क्या है? इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे हमारे जो एंट्रीज है वो रिकॉर्ड होते हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सो दैट इज द रीजन यहां पे आंसर आएगा हमारा ट्रू। ओके, नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी कैश डिस्काउंट इज क्या? हमारा ये लॉस है, राइट? हमें जो पैसा मिलने वाला था अब कम मिलेगा बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट, सो इट इज अ लॉस। और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसीलिए डिस्काउंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, तो दिस इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये क्या है? ये तो ट्रू है, पता है हमें। व्हाई? बिकॉज जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस इज डन इन द जर्नल इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, राइट? दैट इज व्हाई इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री या ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं? नो। सो यहां पे आ जाएगा फॉल्स। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, सो दैट इज द रीजन वी नेवर शो ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट इज डेबिटेड टू गुड्स अकाउंट। अब याद करिए लॉस बाय थेफ्ट की जर्नल एंट्री। ओके, किसी को अगर याद नहीं है मैं लिंक दे रही हूं आई बटन में, you can go and check those lectures out. जब भी लॉस होता है हमारा बच्चों, तो हमारा ये क्या है? नुकसान है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉस को हम डेबिट कर देंगे। तो कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम लोग? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। तो दिस इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इफ रेंट इज पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। नहीं बाबा, अगर रेंट पे हो रहा है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो हम रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो अगेन दिस इज फॉल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। नहीं, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का अकाउंटेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। बुक कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ
पैसों से रिलेटेड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर इंक्रीज हिज कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स क्या है? ही इज विथड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस, आइदर कैश या गुड्स या एसेट्स, राइट? सो इफ ही विथड्रॉज, द बिजनेस's liability towards the proprietor decreases. So that is the reason हम डेबिट करते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट को। हेंस ड्रॉइंग्स से क्या होता है? जो कैपिटल है वो डिक्रीज होता है। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑलराइट, एंड लास्ट, जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, इनपुट टैक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। ये क्या है? दिस इज ट्रू। बाय बिकॉज जब भी हमने परचेज किया है तो हम कुछ टैक्स पे करते हैं और वो क्या है? हमारा एक्सपेंस है ना, तो इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से सब समझ गया है। अगर अच्छे से समझ रहा है, डोंट फॉरगेट टू शो योर अप्रिसिएशन by clicking the like button and by commenting. बच्चों आपके comments truly keep me motivated in getting such lectures. Thank you so much. चलो next question क्या है? Fill in the blanks. First, the first book of original entry is the, ये क्या है? Journal. अब नींद में भी पूछा जाएगा ना क्वेश्चन तो हमें आंसर आ जाएगा। Next, the process of recording transaction into journal is called journalizing. नेक्स्ट, an explanation of the transaction recorded in the journal, इस explanation को हम कहते हैं narration. Next, dash discount is not recorded in the books, this is trade discount. Dash is concession allowed for bulk purchase of goods or for immediate payment. अब बच्चों गौर करिए, यहाँ पे क्या बोला है? बल्क परचेज का कंसेशन मतलब ट्रेड डिस्काउंट है, राइट? एंड इमीडिएट पेमेंट मतलब कैश डिस्काउंट है। तो यहाँ पे तो एक ही आंसर लिखना है ना हमें, इसलिए यहाँ वी आर गोइंग टू राइट डिस्काउंट। ओके, अगर स्पेसिफिक दिया जाता बच्चों, ओनली बल्क परचेज पूछा जाता तो हम ट्रेड डिस्काउंट लिखते, या फिर ओनली इमीडिएट पेमेंट पूछा जाता तो हम कैश डिस्काउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंबाइंड है, सो दैट इज द रीजन आंसर इज डिस्काउंट। ओके, next, every journal entry requires narration. Next, dash discount is always recorded in the books of accounts, this is cash discount. Next, dash is the document on the basis of which entry is recorded in journal, इसे हम बोलते हैं journal voucher, JV, journal voucher मतलब एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे सारा रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर डैश पार्टीज टू अ चेक। कितने पार्टीज होते हैं? 3 पार्टीज होते हैं बच्चों। देखिए, एक जो होता है जिसने चेक लिखा है, ही इज द ड्रॉवर ऑफ द चेक। दूसरा जो है जिस पे चेक लिखा है, दैट इज द ड्रॉई, मतलब जो बैंक होगी जो वो पैसा देगी उसे ड्रॉई बोलेंगे हम। एंड एक होता है पेई, जिसे पैसा मिलने वाला है। सो दैट इज द रीजन देयर आर 3 पार्टीज टू अ check. Okay, next, the dash check is more safe than other checks as it cannot be encashed on the counter of the bank. कौन सा चेक है जो ज्यादा सेफ है? उसे हम बोलते हैं क्रॉस्ड चेक, राइट? जैसे हमने देखा हुआ है क्रॉस चेक कैसे होता है, ये हमारा जो चेक है उसे हम इस तरह क्रॉस कर देते हैं, तो दैट इज द रीजन जो भी पैसा मिलेगा वो काउंटर पे नहीं मिलेगा, वो बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ओके, चलो आगे क्या दिया है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ, 4 स्पेसिमेन हमें बनाने को बोले हैं बच्चों, टैक्स इनवॉइस, रिसीट, क्रॉस चेक एंड कैश वाउचर। तो देखिए इस तरह से आपको ये बनाने हैं। सबसे पहला है टैक्स इनवॉइस। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, टेक्स्ट बुक में भी ये सब अवेलेबल है। ओके, किस तरह लिखना है आपको? आपको प्रॉपर यू हैव टू यूज अ स्केल एंड अ पेंसिल और अ स्केल एंड अ पेन एंड यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, देखिए टैक्स इनवॉइस सुनील जनरल स्टोर, मतलब ये यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसका एड्रेस। ऐसे ही हमें इनवॉइसेस मिलते हैं ना, हम अगर कुछ खरीदते हैं तो, और डेट, ऑलराइट, और यहाँ पे जीएसटी नंबर होगा और बिल का नंबर होगा, एंड देन नेम ऑफ द कस्टमर, जिसने भी खरीदा है हम उसका नाम लिखते हैं,
and address of that customer. And then these are the details that उसने क्या खरीदा, what was the rate, what was the quantity, okay, total amount, GST and then total, okay. And देखिए end में rupees in words, मतलब जितना बिल हुआ है उस तरह यहाँ पे rupees in words and यहाँ पे बैंक के डिटेल्स आएंगे and signature. This is your tax invoice, इस तरह ये दिखता है. Alright, next क्या है, रिसीट. अगर हमें पैसा मिला है तो हम क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है रिसीट और आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और एड्रेस लिखना है इस तरह से, एंड फॉलोड बाय रिसीट नंबर एंड डेट. ऊपर देखो आपने इनवॉइस नंबर एंड डेट लिखा था, यहाँ पे रिसीट नंबर एंड डेट लिखना है और आपका जीएसटी नंबर. और रिसीट है ना, पैसा मिला है तो आप यहाँ पे लिखोगे रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स ब्लैंक है, जिससे भी पैसा मिला है उसका नाम यहाँ पे आएगा और कितना अमाउंट मिला है वो उसके आगे लिखोगे और कैसे मिला है, कैश, चेक, डीडी, एनईएफटी, आरटीजीएस, व्हिचएवर फॉर्मेट यू हैव रिसीव्ड दैट मनी इन, वो आपको यहाँ पे टिक करना होता है. और नंबर डेटेड, और अगर कोई चेक है तो कौन सा नंबर का चेक है, इट इज ड्रॉन ऑन विच बैंक, वो यहाँ पे डिटेल्स आते हैं. एंड पार्ट एंड फुल पेमेंट, अगर पहले कोई आपने सेल किया होगा जिसके बदले में वो आपको पैसा दे रहा है तो वो बिल नंबर आप यहाँ पे मेंशन करते हो. ठीक है, आप ये आपके पेरेंट्स जब कुछ खरीदते हैं, कुछ पैसा लेते हैं, कुछ देते हैं, तो ये इनवॉइसेस उनको मिलते हैं, ये रिसीट्स मिलते हैं, यू कैन चेक दिस आउट. ओके, प्राइमरीली ये सारी डिटेल्स वहां पे होते हैं बच्चों. ऑलराइट, और यहाँ पे आपको पैसे लिखने हैं, दैट हाउ मच इज द रुपीज, एंड अगर चेक है तो यू राइट दैट सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक, और यहाँ पे जो पैसा लेगा उसकी साइन आएगी. ओके, बिकॉज देयर हैज टू बी सम ऑथेंटिसिटी, तो सिग्नेचर बहुत जरूरी होता है. Getting it? This is receipt. Next is your cross check. Cross check क्या होता है, बेरर चेक ही होगा लेकिन ये क्रॉस करना जरूरी है. क्रॉस चेक के फायदे होते हैं दैट जो भी अमाउंट है बच्चों वो डायरेक्टली अकाउंट में जाती है, किसी को पैसा हाथ में नहीं मिलता है. ऑलराइट, तो क्रॉस चेक कैसे दिखेगा, सबसे पहले यहाँ पे डेट आएगी एंड देन नॉर्मल हमारा जो फॉर्मेट होता है, पे so and so person or bearer a sum of rupees, you are going to write the amount in words. एंड यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर एंड रुपीज एंड सिग्नेचर. देखिए सिग्नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सिग्नेचर नहीं है तो चेक की वैलिडिटी नहीं है, दैट चेक इज इनवैलिड, सो यू हैव टू राइट सिग्नेचर हियर. एंड ऑब्वियसली कौन सी बैंक है, वो बैंक का आईएफसी नंबर एटसेट्रा. आप आपके पेरेंट्स की चेकबुक देख लो, आपको ये सारी डिटेल्स वहां पे मिलेंगे. इस तरह हर चेक का फॉर्मेट होता है बच्चों. रिसीट पे, चेक पे आपको साइन बहुत ही जरूरी है. विदाउट सिग्नेचर एंड डेट ये इनवैलिड हो जाएगा. सारे डिटेल्स जरूरी होते हैं बच्चों, बट यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी है दैट साइन हो, नहीं तो क्यों कोई पैसा देगा, है ना. एंड लास्ट इज स्पेसिमेन ऑफ कैश वाउचर. अगेन आपको लिखना है कौन सी कंपनी है और एड्रेस, फॉलोड बाय डेट एंड वाउचर नंबर एंड जीएसटी नंबर. तो रिसीट होगा तो रिसीट नंबर एंड जीएसटी नंबर, इनवॉइस है तो इनवॉइस नंबर एंड जीएसटी नंबर, कैश वाउचर है तो वाउचर नंबर एंड जीएसटी नंबर. अगेन पे टू सो एंड सो, जो भी नाम है, ओके, पे टू सो एंड सो ऑन अकाउंट ऑफ डैश, डेबिट अमाउंट, दैट अमाउंट हैज टू बी इन वर्ड्स. देखो टोटल रुपीज इन वर्ड्स, और दिस इज योर रुपीज जो आप नंबर्स में लिखेंगे. एंड प्रिपेयर्ड बाय पास, तरह से जिसने पैसा लिया है हमसे उसका साइन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो अगेन इनवैलिड हो जाएगा. ओके, तो ये जो सिग्नेचर्स है ये भी बहुत जरूरी है. गेटिंग इट, समझ गए आपको सारे फॉर्मेट्स कैसे होते हैं. Now let us move to the next question. Okay, question number 7. Correct the following statements and rewrite the statements. क्या है देखो, number 1, all business transactions are recorded in the journal. Is this correct? No, not all the business transactions बच्चों, सिर्फ monetary business transactions. So this is not correct. यहाँ पे हम लिखेंगे only monetary business transactions are recorded in the journal. Okay, आगे, cash discount is not recorded in the books. Again, this is false. Trade discount is not recorded. Cash discount is recorded in the books. Next, journal is a book of secondary entry. क्या है, false है. Why? Because journal is a book of original entry या primary entry. Okay, next, GST is imposed by the government of India from 1st July 2018. No, this is false. 1st July 2017 is the right answer. Next, machinery purchased by the proprietor decreases his capital. अगर proprietor ने मशीनरी खरीदी है, वो मशीनरी खरीद के बिजनेस में लेके आए हैं,
तो कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, याद करिए, कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज प्रोप्राइटर ने लाया है। तो नाउ बिजनेस की लाइबिलिटी टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर बढ़ गई, तो जाहिर है दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द कैपिटल। ओके, आगे, डू यू अग्री और डिसअग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? नरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंट्री, एग्री। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिए, अग्री डिसअग्री पूछा है तो ट्रू फॉल्स मत लिख के आइए। ओके, अग्री डिसअग्री पूछा है तो आपका आंसर भी अग्री या डिसअग्री होगा, नॉट ट्रू और फॉल्स। जहां ट्रू और फॉल्स पूछा है वहां पे अग्री डिसअग्री नहीं लिखना है, वहां पे ट्रू और फॉल्स ही लिखना है आंसर में। करेक्ट एंड करेक्ट पूछा है वहां पे उस तरह से लिखना है, ठीक है? ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं बच्चों हमें। ऑलराइट, नेक्स्ट, जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सेल्स टैक्स। नो, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो यहां पे हम लिखेंगे वी डिसअग्री, तो यहां पे आपको डिसअग्री लिखना है। ऑलराइट, गलती से हम क्या करते हैं बच्चों पता है, हम जल्दबाजी में गुड्स एंड सेल्स टैक्स पढ़ते हैं, हम लिख देते हैं अग्री। ये जो सेल्स वर्ड है इसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी, नॉट गुड्स एंड सेल्स टैक्स। ओके, नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अग्री, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करते हैं हम। नेक्स्ट, wages paid for installation of machinery is debited to wages account. No, wages paid for installation of machinery will be debited to machinery account. हमने अभी देखा था till the time it is put to use, जब तक installation से related खर्चा हो रहा है वो सब हम उस asset को डेबिट करते हैं बच्चों, ठीक है? तो इसीलिए इसे हम डेबिट करेंगे मशीनरी अकाउंट को। नेक्स्ट, the process of entering or recording transactions in a journal is called journalizing. We agree with this, तो यहां पे लिख देंगे agree, right? चलो नेक्स्ट, calculate the following. Number 1, purchased motor car from Tata and Company worth 2 lakh at 18% GST. Find out GST amount. तो 18% of 2 lakh, that is 18 2s are 36. 36,000 is the GST. Alright. Next, paid transport charges 10,000 at 5% GST. कैलकुलेट CGST एंड SGST। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे हमने GST पे किया है, तो यहाँ पे 5% ऑफ 10,000 दैट विल बी 500। लेकिन यहाँ पे हमें CGST और SGST पूछा है, तो इसे हम दो इक्वल हिस्सों में लिखेंगे। तो 250 250, आंसर इज 250। ओके, गड़बड़ में हम यहाँ पे 500 लिख देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में CGST और SGST पूछा है, सिर्फ GST नहीं पूछा है, तो इसीलिए आपका आंसर अकॉर्डिंगली आएगा। 250 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम रंजन 10,000 at 5% GST and 10% कैश डिस्काउंट, कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। अब बच्चों ये डिस्काउंट एंड GST से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। जिस किसी ने मेरा वो वाला लेक्चर देखा है जहां पे मैंने इसे एक्सप्लेन किया है उसे ये आंसर सही सॉल्व करते आएगा। यहाँ पे बच्चों पॉज दिस वीडियो फॉर अ सेकंड, अटेम्प्ट दिस आंसर, अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ओके, ताकि आपको समझ जाएगा, आपको GST और डिस्काउंट वाला अगर कुछ साथ में पूछा जाता है तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, एंड आफ्टर यू आर डन सॉल्विंग देन play and check whether what you have solved and what I am going to solve right now whether that is tallying or not. अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो बॉट गुड्स फ्रॉम रंजन 10,000 at 5% GST and 10% कैश डिस्काउंट। इस लेक्चर में हमने क्या देखा था बच्चों, याद करिए, जो भी डिस्काउंट प्रोवाइड होता है वो GST पे नहीं हो सकता है। GST इज अ गवर्नमेंट का टैक्स, तो टैक्स पे डिस्काउंट देने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी डोंट हैव द अथॉरिटी। तो जो भी डिस्काउंट हम देंगे वो हमारी जो प्राइस है उसके ऊपर हम दे सकते हैं, गवर्नमेंट के टैक्स पे कोई भी डिस्काउंट हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के, जिसके ऊपर GST है 5%। तो कितना आएगा 5% GST? 500, ये टोटल है 10,500। ओके, और जो हमने पेमेंट किया है वो 10% कैश डिस्काउंट पे किया। अब जो डिस्काउंट का कैलकुलेशन होगा that will be on this amount, always remember 10,000 पे हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है, इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है।
वाई? बिकॉज जो 500 है दैट इज अ टैक्स, और टैक्स पे हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो 10,000 पे हम डिस्काउंट देंगे, दैट इज 10%, मतलब 1,000। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 1,000। जिस किसी का ये आंसर आया है, वेरी वेल डन, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ गया है। जिस किसी को कोई डाउट था जिसके वजह से ये नहीं समझा है, आई होप आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन आपके भी डाउट क्लियर हो गए हैं। जीएसटी और डिस्काउंट से रिलेटेड कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव एनी डाउट बच्चों, डू गो थ्रू दैट लेक्चर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी और डिस्काउंट से रिलेटेड हमारे सारे प्रॉब्लम्स, बिकॉज जर्नल एंट्री में पूछा ही जाता है। ओके, चलो आगे। रिसीव्ड चेक ऑफ 90,000 फ्रॉम किरण इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1 लाख, कैलकुलेट डिस्काउंट रेट है। ओके, नॉट जस्ट द डिस्काउंट, हमें रेट कैलकुलेट करना है। अब डिस्काउंट कितना है यहाँ पे बच्चों, देखो 1 लाख मिलने वाला था, मिला सिर्फ 90,000, मतलब डिस्काउंट की अमाउंट हमारी 10,000 है। हाउ डू वी कैलकुलेट द रेट? ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जिस किसी को इसमें डाउट है एकदम सिंपल करके मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारी जो डिस्काउंट है दैट इज 10,000 रुपीज, और हमारा जो एक्चुअल प्राइस था दैट वाज 1 लाख। ओके, 1 लाख जब है तो हमें 10,000 डिस्काउंट मिला है, तो अगर 100 होता तो डिस्काउंट कितना मिलता, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, नथिंग कैन बी सिंपलर देन दिस, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 1 लाख। कितना आता है ये? दिस इज 10%। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, आगे। सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख एट 10% rate discount and 10% cash discount to Ram and receive 50% amount by check. Calculate the amount of check received. Again, I would suggest you all to pause this, solve it on your own, and then again play it and tally it with the sum that I am solving right now. Okay? तो यहाँ पे हमने कितने का सेल्स किया है बच्चों? सेल किया है हमने 1 लाख के गुड्स थे, ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है 10%। 10% ऑफ 1 लाख दैट इज 10,000। तो हमारा जो सेल्स है दैट विल बी रिकॉर्डेड एट 90,000। करेक्ट? रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। तो 90,000 पे सेल्स रिकॉर्ड किए और 10% कैश डिस्काउंट हमने दिया है। सो 10% cash discount of 90,000. Remember, 10% will be of 90,000 and not 1 lakh. Okay? तो ये आ जाएगा 9,000। तो हमें कितना पैसा मिलना चाहिए? 81,000। यहाँ पे हमें बोला गया है 50% is received by check, तो 81,000 के दो इक्वल हिस्से हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40,500 each. तो what is received by check? 40,500. Is this clear? Okay, चलो next. Complete the following table. First, paid income tax by 5,000 by check. अब बच्चों always remember, ये जो income tax है it is a personal expense of the proprietor. So that is why हम यहाँ डेबिट करते हैं ड्रॉइंग्स को. Remember, okay, income tax में हमें हमेशा ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना है. ठीक है? Next. Receive from Sonali 20,000 by RTGS. पैसा मिला है तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनाली. तो क्रेडिट किसे होगा? सोनाली के अकाउंट को. नेक्स्ट, संजय became insolvent and not received 500. अगर इंसॉल्वेंट होता है, हमारा नुकसान है, तो कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं हम? बैड डेट्स. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संजय. नेक्स्ट, परचेज हॉर्स फॉर 10,000. हॉर्स क्या है? लाइव स्टॉक है, सो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश. एंड लास्ट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर टू द बिजनेस बैंक अकाउंट. प्रोप्राइटर के अकाउंट से बिजनेस में आया है, चाहे कुछ भी आया हो, तो उसे हम कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. गेटिंग इट? आई होप बच्चों यहां तक आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है. अगर अच्छी से समझ गया है
गेटिंग इट बच्चों? इस गेटिंग इट बच्चों, यहाँ पे भी है फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ गया है। अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड द वर्ड, हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय।